जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। ये टॉपिक हो सकता है कि आपने पढ़ा हो, आपने इसके बारे में जानकारी ली हो, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक को आज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। देखिए, ये टॉपिक ऐसा है जिससे कि प्री और मेंस दोनों से, यानी मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जब यूपीपीएससी या यूपीएससी जो भी मतलब इस तरीके की परीक्षाएं होती हैं सिविल सेवा वाली, चाहे किसी भी स्टेट की हों, तो उसमें ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। मेंस में इससे प्रश्न आता है, हमेशा पूछे गए हैं, और आज मतलब आगे जो परीक्षाएं होनी हैं उनमें भी पूछे जाएंगे, लगातार पूछे जाएंगे। तो आप इसको, इसीलिए मैंने इसका नाम जो दिया है वो प्री कम मेंस टॉपिक दिया है। देखिए, सिलेबस इसी तरीके से तैयार किया जाता है। सिलेबस अगर आपको तैयार करना है, सिलेबस बहुत वास्ट होता है, ठीक है। और हम मतलब प्री को अलग, मेंस को अलग, इस तरीके से तैयारी नहीं की जाती है। तैयारी इसी तरीके से की जाती है कि प्री कम मेंस या मेंस कम प्री, यानी कि आप मेंस की तैयारी कीजिए और उसी के अंतर्गत आपका प्री भी क्लियर होता रहे, यानी कि प्री के भी पॉइंट्स जो है वो आप नोट करते चलिए। देखिए, ये टॉपिक ऐसा है, आप पूरे बोर्ड पर देख रहे होंगे, मैंने लिखा है। हो सकता है कि ये आपको न दिख रहा हो, तो दिख नहीं रहा है इसके लिए आप चिंतित मत होइए, ठीक है। आपको एक काम करना है कि बस आप मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा उसको आप ध्यान से सुनिएगा। नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, और पता है तो आप, बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बहुत मेहनत करके मैंने ये बनाया हुआ है, बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। आपने इससे पहले वाला जो मैंने असहयोग आंदोलन पर वीडियो बनाया है, उसको भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, बहुत आपने उस पर व्यूज़ भी दिए हैं, तो अच्छी बात है। आप लाइक किया करिए, लेकिन अगर वीडियोस देखते हैं तो लाइक कर दिया करिए। लाइक करने से हमारा मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। देखिए, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन, मैंने आपको बताया था कि जो गांधी जी के 3 जन आंदोलन थे, महत्वपूर्ण जन आंदोलन, जिनका विस्तार, जिनका प्रभाव बहुत मतलब वास्ट, बहुत महत्वपूर्ण, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में ये महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो उसमें से ये दूसरा पार्ट है, यानी कि इसका ये दूसरा आंदोलन है। पहला मैंने असहयोग आंदोलन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए, आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होंगे, चाहे वो वनडे एग्जाम्स के हों, चाहे वो आपके किसी भी स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हो, इवन कि यूपीएससी लेवल तक का मैंने उसमें कवर किया हुआ है। आप देख लीजिए एक बार। अगर आपको नहीं अच्छा लगेगा तो आप डिसलाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। प्री कम मेंस टॉपिक, ये दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। मैं किस तरीके से इस टॉपिक पर आगे बढ़ूंगा उसको मैं एक बार थोड़ा बता देता हूं आपको। देखिए, मैं इसको बताऊंगा कि इसका प्रारंभ कैसे होता है, इस आंदोलन का प्रारंभ कैसे होता है, कारण क्या रहे इस आंदोलन के प्रारंभ होने के, ठीक है। कार्यक्रम और इसकी जो व्यापकता यानी प्रसार कहाँ तक रहा, कैसा रहा, वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है। अगला पॉइंट होगा कि ये समाप्त कैसे हुआ, ठीक है, समाप्त कैसे हुआ, या किन कारणों से समाप्त हुआ, ठीक है। फिर प्रभाव और आलोचना के विषय में बात करेंगे। प्रभाव और आलोचना बेसिकली मेंस का टॉपिक है। तो मेंस, चूँकि आप अगर यूपीपीएससी या यूपीएससी दे रहे हैं तो आपको मेंस के लिहाज से हर टॉपिक को देखना पड़ेगा, ठीक है। ये टॉपिक GS1 से रिलेटेड है, मैंने पहले भी बताया था आपको। दूसरा और तीसरा पॉइंट है जो GS1 का, यूपीपीएससी की बात कर रहा हूँ मैं, उससे संबंधित है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। प्रश्न बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से प्रश्न प्री में बनते हैं और किस तरीके से प्रश्न जो है वो आपके मेंस में बनते हैं। तो प्री वाले तो आप ये मान के चलिए, जो भी मैं फैक्ट्स बताऊंगा वो सारे ही प्री में आपके प्रश्न बन सकते हैं। उसके लिए तो कुछ अलग से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। जो जानकारी आपको है ऑलरेडी, अगर आपको उसके बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिएगा, आप नोट्स बनाते चलिए साथ में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ देखिए, दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो शुरुआत हुई थी इसकी, देखिए बहुत सारी घटनाएं हमें थोड़ा सा पीछे से भी जाननी पड़ती हैं। मान लो 1930 में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, 1930 में, तो हमें थोड़ा सा 1-2 साल पहले की घटनाओं के बारे में जानना पड़ेगा कि क्या ऐसी घटनाएं हुई, किस तरीके की परिस्थितियां बनी कि इस आंदोलन को गांधी जी को शुरू करना पड़ा। देखिए, आप जब 1919 का अधिनियम आया था, असहयोग आंदोलन हुआ, चौरी चौरा कांड हो गया, वो बंद हुआ, असफल रहा, कई मतलब जो उसका उद्देश्य था वो तो खैर नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन यह है कि कई मायनों में सफल भी माना गया वो, ठीक है। तो वो चीज़ याद रखिएगा।
उसके बाद क्या हुआ कि जो 1919 का भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें एक क्लॉज रखा गया था, एक उपबंध बनाया गया था कि 10 साल बाद यानी कि 1929 में एक स्टैट्यूटरी कमीशन बनेगा जो कि इसकी समीक्षा करेगा। जो 1919 का भारत शासन अधिनियम था उसकी समीक्षा करेगा। ये उसी उसमें दिया गया था, आपका जो 1919 का अधिनियम था उसी में ये बताया गया था। ठीक है, तो वो उपबंध वहीं कर दिया गया था। देखिए उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी, ये कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार थी, और वो क्या है कि चुनाव आने वाला था जिसकी वजह से जो वहाँ के उस समय के प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने 2 साल पहले ही इस आयोग का गठन कर दिया। यानी कि आना था ये कमीशन जो बनना था, ये जो स्टैट्यूटरी कमीशन की बात कर रहा हूँ, ये बनना था, जो संवैधानिक आयोग बनना था, ये 1929 में बनना था, यानी 10 साल बाद, 1919 से 10 साल बाद 1929 में। लेकिन 2 साल पहले ही इसका गठन कर दिया गया। नवंबर 1927 में इसका गठन किया गया, और इसको जो है भारत ये जो है 1928 में फरवरी में आ गया, ये 3 फरवरी 1928। ये डेट याद रखिएगा, डेट बहुत बार पूछे गए हैं ये, जहाँ पर मैं बताता चलूँगा कि ये फैक्ट जो है वो बार बार पूछे गए हैं। ये गठन और भारत आना दोनों, साइमन कमीशन, ये कमीशन जो है वो दोनों का अलग अलग है डेट, तो दोनों याद रखिएगा, दोनों पूछी गई हैं डेट। तो गठन हुआ था नवंबर 1927 में, और भारत पहुंचा था कब? भारत पहुंचा था आपका 3 फरवरी 1928 को। तो ये गठन हुआ इसका साइमन कमीशन। अच्छा, इसको साइमन कमीशन क्यों बोला गया? इसलिए कि ये 7 सदस्यीय ये था, आयोग था, कमीशन था, और इसके जो अध्यक्ष थे वो साइमन थे, एक वहीं लेबर पार्टी के वो ये थे, सांसद थे। इसलिए इसको जो है वो साइमन, उन्हीं के नाम से ये साइमन कमीशन जाना गया। थोड़ा सा ये मैं आपको उसमें बता देता हूँ कि क्या क्या घटनाएं हुई थी। तो साइमन कमीशन का आपको याद होगा कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था पूरे भारतवर्ष में। ये कांग्रेस ने ही डिसाइड किया था कि हम इसका पूरे उसमें विरोध करेंगे। ठीक है, जो 1928 का जो ये अधिवेशन हुआ था, 27 का अधिवेशन हुआ था, उसी में ये बताया गया था कि इसका विरोध किया जाएगा। ठीक है, देखिए अभी इसमें आगे क्या हुआ, आपको याद होगा कि साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए। मुंबई में जब ये आया तब वहाँ भी नारे लगाए, मतलब पूरे देश में रहा ये विरोध जो है वो, लगभग पूरे देश में, पंजाब में, दिल्ली में, संयुक्त प्रांत में, बंगाल में, हर जगह विरोध प्रदर्शन हुए। तो उसी में देखिए लाला लाजपत राय, वो पहले से वो थोड़ा बीमार चल रहे थे, और जब वो प्रदर्शन कर रहे थे तो पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए उन पर लाठियाँ भांज दी। ठीक है, तो जब उन पर लाठियाँ भांजी गई तो उनको सिर पे बहुत मतलब भयानक चोट लग गई, जिसकी वजह से उनकी मतलब मृत्यु भी हो गई। ठीक है, तो वो याद रखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में ही इनकी मृत्यु हुई, तो उसको वो चीज़ ध्यान रखिएगा। अच्छा, विरोध क्यों किया जा रहा था? विरोध कई कारणों से हो रहा था। एक तो ये हो रहा था कि पहले इसका वो कर दिया, निर्धारण कर दिया, फिर इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भाई आप भारत में कोई नियम कानून की समीक्षा करने जा रहे हैं और उसमें कोई भारतीय है ही नहीं। ठीक है, उसमें 7 सदस्य थे और सातों के सातों जो है वो ब्रिटिश थे, तो इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा, पूछा गया है, ये व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है इसको, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, जिसमें साइमन कमीशन का विरोध करने का जो है प्रस्ताव पारित हुआ था। तो ये प्रश्न पूछा गया है, महत्वपूर्ण है। सॉरी माफ कीजिएगा। तो ये प्रश्न पूछा गया है, 1927 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, उसके जरिए ही साइमन कमीशन को जो है वो विरोध करने का जो प्रस्ताव है वो कांग्रेस की कमेटी में पारित हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। और उसके अध्यक्ष कौन थे ये भी कई बार पूछा गया है, और संभावना भी है कि आगे पूछ लिया जाए। तो M.A. अंसारी थे, उसको याद रखिएगा। ठीक, ये किसी भी परिस्थिति में साइमन कमीशन का विरोध करना, ये वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, हाँ, हालांकि कुछ लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। आप अगर आपने पढ़ा है थोड़ा बहुत इतिहास, जो भारतीय इतिहास मतलब आधुनिक इतिहास पढ़ा है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि इसका कुछ लोगों ने समर्थन भी किया था। जैसे किस किस ने समर्थन किया था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने समर्थन किया था इसका। ठीक है, मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी थी उसने भी समर्थन किया था, और मद्रास जस्टिस पार्टी, ये पार्टियां थी जिन्होंने समर्थन किया था। मुस्लिम लीग, पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी, और आपका ये मद्रास जस्टिस पार्टी, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो मुख्य रूप से ये इन लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। तो याद रखिएगा ये चीज़। मैं इस चीज़ को इसलिए बता रहा हूँ कि ये सब इसी से संबंधित है। ये
जो सबने अवज्ञा आंदोलन एकदम से नहीं शुरुआत हो गई उसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं। तो वो उन कारणों में ये कुछ कारण भी थे, इसलिए मैं आपको उसके 1-2 साल पहले की घटनाएं बता रहा हूँ, तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा। और इससे प्रश्न भी पूछे गए हैं प्री या वनडे एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो बता दिया मैंने आपको ये सारी चीज़ें। ठीक है, 2 साल पहले ही गठित कर दिया गया, तो ये चीज़ सारी ये सब याद रखिएगा, अगर नहीं पता है तो लिख लीजिएगा। ठीक है, हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये एक घटना हुई। दूसरी घटना ये हुई 1928 में बर्कनहेड, जो भारत सचिव थे उस समय के, बर्कनहेड, लॉर्ड बर्कनहेड उनका नाम था, उन्होंने भारतीयों को एक चुनौती दी। चुनौती में कहा कि भाई आप एक ऐसा संविधान बनाइए जो कि सभी पार्टियों द्वारा सहमति हो, जिसके लिए ये सभी पार्टी उस संविधान से सहमति मतलब व्यक्त करते हों, यानी ये चुनौती दे दी भारतीयों को। तो भारतीयों ने भी ये चुनौती स्वीकार कर ली और एक कमेटी बनाई गई मोतीलाल नेहरू के उसमें अध्यक्षता में। ठीक है, उसमें तेज बहादुर सप्रू और भी बहुत सारे लोग थे, मतलब वो 9 सदस्यीय समिति थी वो, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसमें तेज बहादुर सप्रू और ये देखिए लिखा है मैंने, सुभाष चंद्र बोस भी थे उसमें, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, उस कमेटी में वो भी थे। तो वो रिपोर्ट प्रस्तुत की उन्होंने, तो वो इसीलिए वो नेहरू रिपोर्ट के नाम से फेमस हुई, प्रसिद्ध हुई, क्योंकि भाई उसके अध्यक्ष जो थे वो मोतीलाल नेहरू थे, तो इसलिए वो नेहरू रिपोर्ट हुई। तो उस पर हम अभी नहीं जाएंगे, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, वो मेंस का टॉपिक हो जाता है कि नेहरू रिपोर्ट की जो प्रमुख सिफारिशें थीं या प्रमुख बातें क्या थीं, वो मेंस का टॉपिक हो जाता है। मैं अलग से ये 2-3 पॉइंट अलग से करूँगा, जैसे ये साइमन कमीशन की रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, ये सब जो है वो मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा, उसमें ये सारे कवर कर दूंगा कि क्या क्या इनकी मुख्य बातें क्या थीं, क्योंकि मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं ये, और आने की भी संभावना है। यूपीपीसीएस में तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट हुई। हालांकि ये नेहरू रिपोर्ट जो है कुछ जो अपने ये यहाँ के भारतीय भी थे, यानी जैसे मुस्लिम लीग में जिन्ना ने इसका विरोध किया था, और इसके अगेंस्ट में 14 सूत्री मांग भी इन्होंने अपनी अलग से कुछ मांगें प्रस्तुत की। तो जो नेहरू रिपोर्ट में जो बातें थीं उसको ब्रिटिश सरकार ने मतलब एक सिरे से खारिज कर दिया, माना ही नहीं, बोला नहीं इसको हम मानेंगे नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ ये उस समय लॉर्ड इरविन महोदय थे, उन्होंने दीपावली दीपावली घोषणा करके कहा। उसमें उन्होंने बताया नवंबर में, ये देखिए अक्टूबर 1929 में ये दीपावली घोषणा, तो डेट और ये दोनों याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण हैं प्री के लिहाज से। दीपावली घोषणा लॉर्ड इरविन के टाइम पे, याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया। उन्होंने उसमें कहा था कि डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जाएगा। ठीक है, डोमिनियन स्टेटस भारत को दिया जाएगा, ऐसा करके बोला था उन्होंने। फिर 1929 में ही नवंबर में ही उन्होंने एक दिल्ली में सभी दलों की बैठक बुलाई, उसमें भी उन्होंने दिल्ली घोषणा के नाम से कुछ प्रस्तुत किया, प्रस्ताव दिया, लेकिन वो सब मान्य नहीं रहा, वो सब ऐसे ही चलता रहा। फिर लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष चुने गए। उस अधिवेशन में, वो महत्वपूर्ण अधिवेशन इसलिए रहा कि पहली बार वहाँ पर स्वराज की जगह पे पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वतंत्रता का जो है वो लक्ष्य निर्धारित किया गया कांग्रेस द्वारा। ठीक है, और आपको याद होगा, नहीं याद है, नहीं तो याद है तो मैं बता देता हूँ आपको, 26 जनवरी 1930 को जब ये लाहौर अधिवेशन हुआ, उसी में ये डिसाइड हुआ कि 30 जनवरी 1930 को जो है हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे या पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। इसीलिए आप इसीलिए जो है वो जो 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं ना, उसी दिन को याद करने के लिए ही मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 1930 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था ये, या पूर्ण स्वराज के दिवस के रूप में मनाया गया था। इसीलिए ये इस दिन गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है और संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ। ठीक है, याद रखना आप। तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। ये पूछा गया है अध्यक्ष कौन थे, उसमें जवाहरलाल नेहरू थे, ये भी याद रखिएगा। इसी में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा गया और रावी नदी के तट पर ये झंडा भी फहराया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें थी जो पीछे घटनाएं घटित हुई थी। कब? ये दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन से। देखिए उस समय का जो दौर चल रहा था, ये सारी चीज़ें, ये घटनाएं घट रही थी। नेहरू रिपोर्ट खारिज हुआ, साइमन कमीशन आया, उसमें खामियां थीं, उसकी जो रिपोर्ट्स थीं वो भी कुछ भी उसमें बातें नहीं की गई थी। तो ये सारी चीज़ें भारतीयों के मन में बहुत सारे द्वंद्व उत्पन्न कर रहे थे। और गांधी जी लगातार जो है पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे और जनसभाएं कर रहे थे। जनसभाओं के माध्यम से वो
लोगों को प्रेरित कर रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि प्रत्यक्ष रूप से अब हम कैसे आंदोलन करेंगे या हमें भागीदारी चाहिए, जो भी है वो लोगों को जागरूक कर रहे थे, ठीक है। और उसी दौरान उन्होंने यंग इंडिया, उनका एक समाचार ये पत्र था, यंग इंडिया में उन्होंने 11 सूत्री मांगे सरकार के सामने रखी। ये सब चल रहा था, ये सब सारा कार्यक्रम इसी दौरान चल रहा था और उन्होंने 11 सूत्री मांगे रखी सरकार के सामने, ठीक है। उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविन थे, याद रखिएगा, ठीक है। तो उन 11 जो मांगे रखी उसमें से उन्हीं मांगों को उन्होंने बोला कि भाई देखिए, सरकार को उन्होंने अल्टीमेटम दिया एक तरीके से कि आप अगर इन मांगों को नहीं मानते हैं, 30 जनवरी 1930 तक का समय दिया कि अगर इसको इस समय तक आप नहीं मानते हैं तो हम एक बहुत बड़ा जन आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन हम लोग शुरू करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो हल्के में ले लिया गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने, या उस समय जो यहाँ पे वायसराय थे उन्होंने हल्के में ले लिया, ठीक है। बोला कि क्या कर लेंगे, चलो ठीक है देखते हैं, इस तरीके का मतलब कुछ रवैया रहा होगा। तो उन्होंने हल्के में ले लिया। लेकिन आपको पता है कि गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने मतलब जो बोला है वो तो करते ही थे और जो नहीं बोलते थे वो भी करते थे। कहने का मतलब ये है कि वो अपने बातों पर अडिग रहते थे, ठीक है। उनके जो मूल्य थे और जो उनके जो विचार थे उनसे वो कदापि मतलब पीछे नहीं हटते थे। तो उन्होंने जब एक बार बोल दिया तो मतलब बोल दिया। यानी कि अगर आप उस 11 सूत्री जो मांगे थी अगर उसको मान लेते तब तो ये आंदोलन नहीं होता, लेकिन अगर नहीं माना तो फिर तो उनको आंदोलन शुरू करना ही था, ठीक है। उसके लिए वो पहले से ही लोगों को तैयार कर रहे थे। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है उसकी शुरुआत दांडी मार्च से होती है, ठीक है। जो शुरुआत होती है वो दांडी मार्च से होती है। थोड़ा सा जान लीजिए सविनय अवज्ञा का अर्थ क्या होता है। सविनय अवज्ञा का अर्थ होता है कि सरकार द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानूनों का मतलब उनकी अवहेलना करना, ठीक है। ये बेसिक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंट वाला जो ये इनका कॉन्सेप्ट था, देखिए गांधी जी का जो दर्शन था या गांधी जी की जो सोच या विचार थे वो कई सारे जो दार्शनिक या विचारकों से प्रभावित थे। तो ये जो सिविल डिसओबीडियंस वाला जो ये कॉन्सेप्ट था ये थोरो के विचारों से ये प्रभावित था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, थोरो, ये भी प्रश्न पूछा गया है तो याद रखिएगा, ठीक। तो ये मैंने बता दिया आपको कि उनको 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया कि भाई ये 11 सूत्री मांगे हैं, आप इसको मान लीजिए नहीं तो हम जन आंदोलन करेंगे। लेकिन माना नहीं, हल्के में ले लिया गांधी जी को, बोले नहीं जाइए आप आपको जो करना है करिए, ठीक है भाई। तो गांधी जी तो पहले से तैयार थे कि नहीं मानेंगे तो हम अपना जन आंदोलन शुरू करेंगे। लेकिन गांधी जी को ये लग रहा था कि हम कैसे इस आंदोलन को कैसे शुरू करें का मतलब है कि कहाँ जगह क्या हो, किस टॉपिक पे शुरू करें। ऐसे एकदम से मतलब शुरू नहीं कर सकते सविनय अवज्ञा आंदोलन। कोई एक ऐसा मुद्दा होना चाहिए जो कि सभी वर्गों को प्रभावित करे, ठीक है, और सभी लोग उसमें इन्वॉल्व भी हों। तो गांधी जी ने मतलब सोचा और इस पे बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श भी किया और नमक कर, ठीक है, ये एक मुद्दा बनाया उन्होंने, केंद्रीय मुद्दा बनाया जो कि सभी वर्गों को प्रभावित करता है। और बेसिकली जो निम्न वर्ग वाले थे जैसे किसान, मजदूर और ये महिलाएं, ये सब जो हो गए, मतलब जो उच्च और व्यापारी वर्ग, उनकी बात नहीं हो रही, लेकिन जो थोड़ा मतलब मिडिल और ये लोअर मिडिल वाले लोग, इनको ज़्यादा प्रभावित कर रहा था ये। तो ये इसीलिए नमक कर जो है, ये नमक को इन्होंने सेंटर पॉइंट पे रखा, केंद्रीय मुद्दा बनाया और इसी को लेकर के इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो प्रारंभ कैसे किया अब वो थोड़ा सा आप जानिए, क्योंकि ये सब उसी का हिस्सा है, कोई अलग से नहीं है। ये जो जितनी भी सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारे फैक्ट्स और ये सब मिला करके ही एक सविनय अवज्ञा आंदोलन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कोई अलग से नहीं हुआ है। तो ये दांडी मार्च से ही प्रारंभ हुआ। 12 मार्च 1930 को जो है ये साबरमती आश्रम से गांधी जी ने डिसाइड किया और आप 240 किलोमीटर की दूरी तय करके पद यात्रा कर करके ये दांडी पहुँचे, ठीक है। दांडी पहुँचे 24 दिनों में, यानी 5 मार्च को दांडी पहुँचे और 6 मार्च को सुबह जाकर वहाँ पर सांकेतिक रूप से इन्होंने नमक बनाकर मतलब ये नहीं था कि वहाँ फैक्ट्री लगाई, ऐसा नहीं था। मतलब सांकेतिक रूप से वहाँ नमक बना करके और नमक कानून का जो है वो उल्लंघन किया, सविनय अवज्ञा शुरू कर दी वहीं, और वहीं से प्रारंभ हो जाता है पूरे देश में जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए, ये चीज़ मैंने बता दिया कि कब प्रारंभ हुआ, कारण भी मैंने बता दिया आपको, ये सारी चीज़ें कारण भी बता दिया कि क्यों हुए,
कारण में आपका ये जो पीछे वाला बैकग्राउंड में मैंने बताया आपको कि सबसे पहले साइमन कमीशन में जो खामियां थी, ठीक है, फिर देश में जो आक्रोश फैला हुआ था वो, फिर आपकी नेहरू रिपोर्ट को खारिज करना, ये सब कारण थे, ठीक है, ये सब कारण बने इसके शुरू करने के। 11 सूत्री जो मांगे थी उनका अस्वीकार कर देना। तो देखिए ये सब यहाँ से शुरू हो गया। थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूँगा कि वो 11 सूत्री मांगे क्या थी और किन विषयों पर जो है वो मांगे की गई थी। देखिए मैं बताता हूँ आपको। देखिए उसमें तीन टाइप की मांगे थी। एक तो सामान्य हित के लिए जो मांगे थी, क्या क्या थी उसमें देखिए, जैसे सिविल सेवाओं और जो सेना का खर्च था उसको 50% कम करना, पहली मांग। दूसरी क्या थी कि जो मादक पदार्थ या वस्तुएं थी जैसे शराब हो गई, अफीम हो गया, ये सब हो गया, उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाना, ठीक है, ये बोला गया। फिर बोला गया कि जो CID विभाग है, जांच विभाग है जो, उसको सार्वजनिक रूप से मतलब उस पर अधिकार हो या फिर उसको समाप्त ही कर दिया जाए, ठीक है, ये एक मांग थी। शस्त्र कानून में परिवर्तन की एक मांग रखी कि भाई शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए। उस समय यह था कि कोई भी भारतीय जो है वो शस्त्र नहीं रख सकता है किसी भी तरीके से, लेकिन गांधी जी ने बोला कि नहीं, शस्त्र कानून में परिवर्तन किया जाए और भारतीयों को भी आत्मरक्षा के लिए जो है वो शस्त्र रखने का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। फिर था कि सभी जो राजनीतिक कैदी थे या बंदी थे उनको रिहा किया जाए, ठीक है। डाक आरक्षण बिल पास किया जाए, ठीक है, डाक आरक्षण बिल पास किया जाए। ये तो सामान्य हित की मांगे थी। कुछ मांगे थी जैसे विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग जो व्यापारी और ये थे वर्ग थे, उनके लिए कुछ क्या थी, उनका था कि रुपए की जो विनिमय दर है उसको कम कर दिया जाए। कम करके कितना किया जाए, 1 शिलिंग 4 पेंस करके इतने पर किया जाए। फिर रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए, यानी कि जो आयात पे ज़्यादा कर लगाया जाए। कपड़ों का जो आयात है उसको नियंत्रित किया जाए, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो वहाँ से जो विदेशी कपड़े आते थे वो यहाँ के जो खादी सूती ये जो वस्त्र थे, यहाँ पर जो वस्त्र बनाए जाते थे उनसे सस्ते हुआ करते थे, तो वो बाज़ार पे उनका ज़्यादा अधिकार हो गया, क्योंकि सस्ती चीज़ें थी तो लोग उन्हीं को खरीद लेते थे। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया कि भाई रक्षात्मक शुल्क लगाया जाए, उस पर आयात मतलब नियंत्रित किया जाए कपड़ों का। फिर बोला गया कि जो तटीय यातायात रक्षा विधेयक है उसको भी पास किया जाए, यानी जो जहाँ पे तटीय ये इनको भी मतलब मौका मिलना चाहिए भारतीयों को। फिर किसानों से संबंधित, देखिए ये मेंस का टॉपिक है, ये वाला जो मैं बता रहा हूँ, ये 11 सूत्री मांगे। मेंस में ये प्रश्न पूछा जाता है कि 11 सूत्री मांगों पर गांधी इरविन समझौता या ऐसे करके पूछा जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में 11 मांगी गांधी जी की 11 सूत्री मांगों पर चर्चा करें, ऐसे करके प्रश्न पूछेगा मेंस में। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्यों, कहाँ पे था और क्या था। तो आपको उस समय यंग इंडिया का नाम जरूर देना पड़ेगा कि वहाँ पर ये प्रकाशित हुआ था और क्या है वो। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे सामान्य हित की मांगे, ऐसे सीधे लिख देंगे 11 पॉइंट तो भी आपका सही रहेगा, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ा सा अगर आप पार्ट वाइज लिखेंगे ना तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। देखिए सामान्य हित की मांगे अगर आपने हेडिंग डाल के लिख दिया 5-6 पॉइंट जो मैंने बताए, फिर जो विशिष्ट बुर्जुआ वर्ग की मांगे हैं वो अगर 3 पॉइंट लिख दिया, फिर किसानों से संबंधित 2 मांगे थी, क्या थी, लगान में 50% की कमी की जाए और नमक कर की समाप्ति कर दी जाए और नमक का जो बनाने का जो एकाधिकार है वो समाप्त कर दिया जाए। ये किसानों के लिए थी। तो अगर ये 3 पॉइंट लिख करके मतलब 3 हेडिंग डाल के और इसमें पॉइंट लिख देते हैं आप और फिर आप निष्कर्ष लिख देते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको, अगर ये मान लीजिए 8 नंबर का प्रश्न है तो आपको 4.5-5 नंबर आराम से मिलेंगे और अच्छे से मिलेंगे, ठीक है। तो ये तरीका होता है लिखने का, ये चीज़ जानते रहिए आप। अगर आपको DM और SDM बनना है तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा, अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। पता सबको होता है 11 मांगे, 11 सूत्री मांगे सबको याद हैं, लेकिन उसको किस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो अच्छा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया, मैंने बता दिया आपको 11 सूत्री मांगे, मैंने आपको बता दिया, डिस्कस कर लिया इसमें। फिर आगे जब ये नहीं माने तो ये शुरू हो गया सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अब उसमें क्या हुआ कि जब शुरू हो गया 6 अप्रैल 1930 से शुरू हो गया, पूरे देश में विस्तार हुआ इसका, चाहे वो मतलब महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर साउथ में, ठीक है, इधर बंगाल में, असम में, पूरे देश में फैल गया ये, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कार्यक्रम निर्धारित किए गए, कुछ दिशा निर्देश दिए गए गांधी जी द्वारा। तो वो क्या थे उनको भी थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, क्योंकि ये मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए पहला तो निर्देश था कि जहाँ कहीं संभव हो सके वहाँ पर आप नमक बनाइए, कानून तोड़िए, मतलब इनका पहला वो था। फिर था कि दुकान, जो शराब की दुकानें हैं, अफीम की दुकानें हैं, विदेशी कपड़ों की जो दुकानें हैं,
उन पर धरना प्रदर्शन कीजिए, ठीक है, शांतिपूर्वक। करों की अदायगी कीजिए, करों की अदायगी अगर आप सक्षम मतलब हैं वैसी स्थिति में तो करों की अदायगी ना कीजिए, ठीक है। वकील अपनी वकालत छोड़ दें, इनका सब ये निर्देश दिए गए थे, ये कार्यक्रम भी थे एक तरीके से। न्यायालयों का बहिष्कार करिए, सरकारी कर्मचारी जो हैं वो अपने पदों से त्यागपत्र दे सकते हैं। चरखा काटें, सूत बनाएं, ठीक है। सरकारी स्कूलों कॉलेजों का बहिष्कार करें। मेरी गिरफ्तारी के बाद, यानी ये गांधी जी ने निर्देश दिया था, तो वो कह रहे हैं कि अगर मेरी गिरफ्तारी हो जाती है तो जो स्थानीय नेता हैं वो अहिंसा का ध्यान रखेंगे, मतलब हिंसा ना होने पाए, ये चीज़ ध्यान रखें। सभी कार्यक्रमों में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए। ये सारे कार्यक्रम और निर्देश जो है वो गांधी जी ने जनता को बताया कि ये चीज़ें आप करिए इसमें, ठीक है। ये हो गया एक चीज़। फिर हम देखते हैं कि प्रसार कैसे और कहाँ तक हुआ, कहाँ कहाँ किन किन जगहों पर रहा, तो उससे संबंधित देखिए, जैसे तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम, ये प्रश्न पूछे गए हैं। ये आप सब जो फैक्ट बता रहा हूँ ये सब फैक्ट हैं ये, और ये सब प्री में पूछे गए हैं ये सब, ठीक है, तो याद रखिएगा। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक सी राजगोपालाचारी यहाँ तक इन्होंने यात्रा की और फिर नमक बनाकर कानून तोड़ा, ठीक है। मालाबार में कालीकट से पोयन्नूर तक के कलप्पन साहब थे, उन्होंने यात्रा की, पदयात्रा की और नमक कानून तोड़ा, ठीक है। असम के सिलहट से लेकर के बंगाल के नोआखली तक पदयात्रा हुई और वहाँ जाकर लोगों ने नमक बनाकर कानून तोड़ा, ठीक है। इसी जो पदक्रम में, इसी पदयात्रा और इसी कार्यक्रम में, नमक सत्याग्रह में ही, ठीक है, धरसणा एक जगह है महाराष्ट्र में, मुंबई में धरसणा एक जगह है, वहाँ पर सरोजनी नायडू, इमाम साहब और गांधी जी के पुत्र मणिकलाल, ये सब लोग वहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, धरना मतलब प्रदर्शन कर रहे थे, नमक बनाने की एक फैक्ट्री थी वहाँ पर, उसको रोकने के लिए, बंद करने के लिए। तो वहाँ पे पुलिस ने इतनी मतलब बर्बरता दिखाई, लाठी चार्ज कर दिया और मतलब लोगों को मार मार के मतलब घायल कर दिया, इतना मारा, बुरी तरीके से मारा। तो इसके विषय में जानकारी देते हैं, एक अमेरिकी पत्रकार थे, वेब मिलर, इनका नाम याद रखिएगा, पूछा गया है ये, वेब मिलर करके एक पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार थे। वो इस बारे में, मतलब इसकी बर्बरता के बारे में कि कितनी भयानक थी वो बर्बरता, उसके बारे में वो बताते हैं। तो वो याद रखिएगा, वेब मिलर, उनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। और क्या क्या कार्यक्रम किए गए इसके दौरान, तो गाँव और कस्बों में इसके प्रसार के लिए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, इसके प्रसार के लिए गाँव और कस्बों में प्रभात फेरियाँ निकाली गई, ठीक है। गाँव तक जो है राष्ट्रीय संदेश पहुँचाने के लिए जादुई लालटेनों का इस्तेमाल किया गया। जो ये फैक्ट बता रहा हूँ ना, शायद हो सकता है कि आपको ये फैक्ट पता ना हो, और अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, ठीक है। ये ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जादुई लालटेनों का प्रयोग किस सत्याग्रह आंदोलन में किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में, याद रखिएगा। बच्चों द्वारा वानर सेना और लड़कियों द्वारा मंजरी सेना का प्रयोग मतलब बनाया गया, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, वानर सेना और मंजरी सेना किससे संबंधित है, तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ये प्रश्न पूछा गया है ये, ठीक है, और आगे भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। ये रहा पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, जो आपका जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाला वो क्षेत्र है, वहाँ पर जो है खान अब्दुल गफ्फार खान के उनके नेतृत्व में वहाँ पर भी ये आंदोलन मतलब बढ़ चढ़ कर वहाँ पर भी प्रदर्शन हुए। तो उनको देखिए, उनका नाम, उनको फ्रंटियर गांधी कहा जाता था, उनको याद रखिएगा, सीमांत गांधी कहा जाता था, पूछा गया है ये प्रश्न। और उनको और भी बहुत सारी उपाधियाँ दी गई थी, जैसे बादशाह खान, ठीक है, शेर अफगान। और उनके द्वारा एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया था उसी समय पर, लाल कुर्ती आंदोलन। तो ये रेड शर्ट मतलब पूछा गया है, रेड शर्ट आंदोलन, ये तो पूछा गया है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ, तो इसको याद रखिएगा। रेड शर्ट आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, मणिपुर और नागालैंड में भी, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में भी इसका विस्तार हुआ, तो वहाँ पे कौन कौन थे नेता, या यदुनांग नागा के नेतृत्व में वहाँ पे इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार हुआ। और वहीं पर एक उनकी जो बहन है, यदुनांग नागा की बहन गौडेन्ल्यू, ठीक है, आपने सुना होगा, रानी गौडेन्ल्यू का नाम सुना होगा। रानी की उपाधि तो उसको बाद में जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, उनको उपाधि ये बाद में दी गई थी, लेकिन रानी जो गौडेन्ल्यू हैं उनका और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, जैसे उनको नागालैंड की झांसी की रानी कहा जाता है, ठीक है, भारत का जॉन ऑफ आर्क कहा जाता है उन्हीं को। ये ऐसे फैक्ट्स हैं, ये पूछे जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे ये फैक्ट्स जो है जैसे परीक्षा में आ जाए तो कहाँ से आया पता नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या कहा जाता है, नागालैंड की रानी लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है, रानी गौडेन्ल्यू को, ठीक है।
और उन्हीं को कहा जाता है भारत का जॉन ऑफ आर्क, जॉन ऑफ आर्क, ठीक, याद रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताया। वन सत्याग्रह का इसी दौरान वन सत्याग्रह का क्षेत्र कौन सा था, जो महाराष्ट्र और अपने ये आपके जो कर्नाटक वाला क्षेत्र है, उधर जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर वन सत्याग्रह चलाए गए, क्योंकि जो नियम कानून बनाए गए थे वन से संबंधित, मतलब कठोर नियम कानून थे, उनके अगेंस्ट ये चलाया गया, ठीक है। आंदोलन की और व्यापकता या प्रसार के रूप में देख सकते हैं कि कहाँ कैसे कैसे फैला। तो देखिए, जैसे इसमें महिलाओं ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया था, ठीक है। महिलाएं इसमें जो है गांधी जी ने इतना प्रेरित कर दिया कि महिलाएं इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लीं, ठीक है। छात्र भी उसी तरीके से, उन्होंने भी बहुत मेहनत की और बहुत मतलब अपना त्याग बलिदान दिया। किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे व्यापारी और जो ये थे आपके व्यापारी और व्यवसायी, जनजातियां भी रहीं, जैसे मैंने बताया ये जनजातियां ही थी, यदनांग और रानी जो गैडिल्यू हैं, ये तो जनजातियों का ही वो है आंदोलन था, ठीक है। तो इन लोगों ने बहुत मतलब व्यापकता इसी तरीके से फैली कि इन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। समाज के लगभग हर क्षेत्र से लोग थे। लेकिन देखिए, इसमें एक चीज़ था कि मुस्लिम लीग ने इसको सपोर्ट नहीं किया था। मतलब जो मुस्लिमों की भागीदारी थी नगण्य रूप से थी। अगर असहयोग आंदोलन और आपका ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, अगर इनमें मुख्य रूप से अगर ये पूछा जाए कि क्या अंतर है, तो ये अंतर यही है, ठीक है, कि इसमें मुख्य अंतर यही था कि ये मुस्लिमों की इसमें नगण्य भागीदारी रही, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, बहुत मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है, मैंने इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ तक बता दिया मैंने कि कैसे क्या रहा प्रसार, व्यापकता। अब इसकी समाप्ति की बात करते हैं हम, ठीक है। जब देखिए इतने बृहद स्तर पर ये आंदोलन चल रहा था, ठीक है, और मतलब जगह जगह पुलिस की बर्बरता भी दिखाई दे रही थी, लोगों को मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, जेल में ठूंस दिया जा रहा था, बंद कर दिया जा रहा था, ठीक है। उसी में जवाहरलाल नेहरू की भी मतलब उनको बंद कर दिया गया जेल में। महात्मा गांधी जी को भी मई में ही, मतलब अप्रैल में शुरू हुआ था ये, मई में उनको बंद कर दिया गया, उनको भी जेल में डाल दिया गया। तो ये सारा कार्यक्रम जब चल रहा था, तो उसी बीच जो है जब इनको लगा कि यार ये तो, पहले तो इरविन साहब ने इन्हें, गांधी जी को मतलब हल्के में ले लिया कि ठीक है यार, ये क्या कर लेंगे, नहीं मानेंगे इनकी बात, चलो। लेकिन फिर जब देखा कि इतने बृहद स्तर पर मतलब आंदोलन बढ़ता जा रहा है, तो ब्रिटिश सरकार हिल गई, ठीक है। उन्हें लगा कि यार कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इससे पहले जो है वो हम समझौते के लिए थोड़ा बातचीत करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मतलब अस्थायी तौर पर मतलब शांति बहाली की कोशिश की गई, लेकिन वो हुई नहीं, ठीक है। बाद में फाइनली क्या हुआ कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन पैक्ट, आपने सुना होगा, गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट होता है कैसे, क्या क्या बातें होती हैं वो भी थोड़ा सा जान लेते हैं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे उसमें। लेकिन क्या क्या उसमें किन बातों पर सहमति हुई सरकार की तरफ से, ब्रिटिश सरकार की तरफ से, गांधी जी ने क्या आश्वासन दिया अपनी तरफ से, तो वो थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि ये पूछा जाता है स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी इरविन पैक्ट की भूमिका पर आप चर्चा कीजिए या विश्लेषणात्मक चर्चा कीजिए, ऐसे करके पूछा जाता है मेंस की टॉपिक से, ठीक है। तो वो याद रखिएगा। देखिए, गांधी इरविन पैक्ट जो है वो मैंने डेट बता दिया, डेट प्री के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। इस जो गांधी इरविन पैक्ट है, इसको कराने में एम आर जयकर, श्रीनिवास शास्त्री और तेज बहादुर सप्रू, इनका योगदान बहुत रहा है। इन्होंने गांधी जी से और इरविन जो उस समय के वायसराय थे, इनके बीच मतलब बहुत, जैसे एक तरीके से बोलते हैं ना कि पुल का काम किया, ब्रिज वाला काम किया ये, ठीक है। तो उसी दौरान जब ये मीटिंग चल रही थी, या उसी दौरान जब ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तो सरोजनी नायडू ने एक बात बोली थी, दो महात्मा, किसको कहा था, गांधी जी को और इरविन को। इरविन को क्यों कहा था मुझे तो नहीं समझ में आता, लेकिन गांधी जी तो चलो ठीक है, उनको तो पहले ही महात्मा की उपाधि दे दी गई थी। लेकिन इरविन को क्यों कहा था दो महात्मा, मुझे नहीं समझ में आया आज तक, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है कि क्यों कहा था उस समय, तो बताइएगा मुझे कमेंट करके, ठीक है। सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी थी, तो ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या चीज़ें हुई, और इसी से जब ये गांधी इरविन पैक्ट हुआ, और यहीं से ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, इसका जो प्रथम दौर था वो समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त इसलिए किया जाता है कि ये गांधी इरविन समझौता हो जाता है। क्या समझौता होता है, देखिए, सरकार कहती है कि हिंसात्मक अपराधियों को छोड़कर जो सभी राजनीतिक कैदी हैं उनको छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। अपहरण को
अपहरण द्वारा जो उनकी संपत्ति वगैरह जो जब्त की गई है वो दे दिया जाएगा लोगों को, जुर्माना वसूली बंद कर दिया जाएगा, सरकारी कर्मचारियों ने जो वो दिया था ना, त्यागपत्र दिया था, उनको वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, मदिरा अफीम की दुकानों पर आप शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मतलब हिंसात्मक कार्रवाई नहीं करेंगे। आपातकालीन अध्यादेश जो थे, जो लोगों को पकड़ कर बंद कर दिया, ये सब चीज़ें, मतलब ऐसे कानून, उनकी जो है वापसी हो जाएगी। ठीक, तो ये सारी जो थी वो गांधी विन पैक्ट में सरकार की तरफ से ये बातें कही गई। गांधी जी ने क्या कहा? गांधी जी ने क्या कहा कि भाई ठीक है, हम सभी अवज्ञा आंदोलन अभी बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इनकी रणनीति थी गांधी जी की। वैसे भी 1.5-2 साल हो गए थे, तो गांधी जी ने विराम संघर्ष की नीति शुरू से अपनाई है। तो उसी का एक ये तरीका था कि जनता भी थक चुकी थी, 1-1.5 साल का समय हो चुका था, बहुत मतलब प्रताड़ना झेल चुकी थी। तो गांधी जी ने सोचा कि ठीक है, ये सही वक्त है कि थोड़े दिन के लिए इसको स्थगित कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। ठीक है, और कांग्रेस ने फिर, मतलब कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भी आश्वासन दिया कि ठीक है, कांग्रेस जो है वो, गोलमेज सम्मेलन भी उसी दौरान चल रहा था। ठीक है, पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था, याद रखिएगा, पहला गोलमेज सम्मेलन हो चुका था। ये दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, उसमें कांग्रेस ने नहीं भाग लिया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी प्रतिनिधित्व करते हुए इंग्लैंड गए, ब्रिटेन। कहाँ? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। किसके उसमें? तो गांधी इरविन पैक्ट में ये चूँकि बात हो चुकी थी कि जाएंगे, तो वहाँ पे ये गए अपनी बात को रखने के लिए। ठीक है, लेकिन जो ये जो ये था आपका आंदोलन जो था, ये समाप्त तो कर दिया गया भाई। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी ये भाग ले लिए, लेकिन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ, ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की जो अवधि थी वो है सितंबर 1931 से और दिसंबर 1931 के बीच में ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये सम्मेलन वैसे विफल रहा, असफल रहा। किन बातों को लेकर सहमति नहीं बनी? कि सांप्रदायिक मुद्दे पर लेकर के। ठीक है, जो सांप्रदायिक पंचायत आप बाद में आगे सुनते हैं, वो इसमें चर्चा हुई और उस पर बहस हुई। तो गांधी जी उस पर एग्री नहीं हुए, बहुत सारी और अन्य जो लोग थे वो भी एग्री नहीं हुए, तो वो फिर असफल ही रहा एक तरीके से। लेकिन बाद में देखिए, वो बात अलग है कि हालांकि रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर देते हैं वो, और वो उस चीज़ पर फिर गांधी जी यरवड़ा जेल में रहते हैं और वो भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, आमरण अनशन पर। ठीक है, वो बाद में फिर वो एक अलग चैप्टर हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद की घटना है, वो होती इसी बीच में है, लेकिन यह है कि उसी से संबंधित है ये। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब असफल हो गया, तो गांधी जी लौट आए, फिर बोला कि नहीं, ये कांग्रेस, ये जो ब्रिटिश है ना, ये हमारे साथ इन्होंने धोखा किया है, हम फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। तो दोबारा जो है वो सबने अवज्ञा आंदोलन 1932 में फिर से प्रारंभ होता है, क्योंकि दिसंबर लास्ट में आते ही हैं, तो जैसे ही आते हैं बस इन्होंने फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, उस समय दोबारा शुरू हो गया, तो दोबारा 1932 से लेकर 34 तक फिर से ये चला। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से कुछ फैक्ट हैं, बता देता हूँ, प्री से रिलेटेड हैं, वो पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। जैसे वो गांधी जी किस जहाज़ से गए थे, तो SS राजपूताना, वो याद रखिएगा। ठीक है, सरोजनी नायडू गई थी इनके साथ, महिलाओं का वो प्रतिनिधित्व बनकर गई थी। ठीक है, इनके साथ महादेव देसाई, प्यारेलाल और इनके छोटे पुत्र जो देवदास गांधी, वो भी गए थे। मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ये भी गए थे, लेकिन ये अपने खर्चे पर गए थे, ये यहाँ मतलब सरकारी उस पर नहीं गए थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और ये जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही वो वहाँ पर गांधी जी भी गए थे, बहुत सारे लोगों से वहाँ पर मुलाकात भी की इन्होंने। ठीक है, उसी के दौरान जो है ये सारी चीज़ें हुई यहाँ पे, घटनाएं जो आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, उसी के दौरान हुई थी ये सब। ठीक है, पहला जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था उसका ईयर भी याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 के बीच हुआ था। तो ये डेट याद रखिएगा कि डेट में बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। तो ये सबने अवज्ञा आंदोलन किस तरीके से प्रथम फेज चला, पहला चरण चला, वो चीज़ मैंने बता दी आपको। क्या कारण रहे वो बता दिया मैंने। ठीक है, 11 जो सूत्री मांगे थी वो नहीं मानी गई, तो अब ये नमक सत्याग्रह का प्रारंभ किया गांधी जी ने। ठीक है, उसके बाद आप जब ये सब हो गया, जब लगा कि ये बात संभल नहीं रही थी, भाई इतना बड़ा जन आंदोलन, उनको मतलब ब्रिटिशर्स को अंदाज़ा नहीं था। ठीक है, उनको लग रहा था कि ठीक है ऐसे ही हो जाएगा, छोटा मोटा होगा, हम दबा लेंगे। लेकिन जब उनको लगा कि नहीं, ये तो बहुत बृहद स्तर पर फैल रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, तब इन्होंने फिर गांधी जी से मतलब निगोशिएशन करने की बात सोची। ठीक है,
तो उसमें जो बातें हुई हैं इसकी आलोचना भी होती है, प्रभाव और आलोचना। तो प्रभाव में तो आप देखिए जो सकारात्मक प्रभाव था ये आप मान के चलिए कि पहली बार ऐसा हुआ कि कोई भारतीय, यानी जैसे गांधी जी, चूँकि गांधी जी नेतृत्व उसमें कर रहे थे, तो गांधी जी को पहली बार ऐसा हुआ कि वायसराय के बराबर का दर्जा देते हुए और उनके साथ नेगोशिएशन करने की बात की गई। तो ये बहुत बड़ी एक मानसिक जीत थी, ठीक है, भारतीयों की एक बहुत बड़ी मानसिक जीत थी, जिसका प्रभाव आगे देखने को मिलता है, ठीक है। और दूसरा क्या था कि जो कुछ मांगे थी, लोकप्रिय मांगे थी, उनको भी माना गया। जैसे ये कुछ मांगे थी जिनमें कि सरकार एग्री हो गई थी, ठीक है, वो भी याद रखिएगा। यह एक प्रकार की बता दिया मैंने भाई मनोवैज्ञानिक जीत थी, ठीक है। और आंदोलन को स्थगित इसलिए भी कर दिया कि क्योंकि पब्लिक बहुत थक भी चुकी थी। 1-1.5 साल का लंबा एक आंदोलन वाला जो पीरियड था वो लंबा पीरियड था, और गांधी जी को लगा कि यार नहीं, रेस्ट चाहिए लोगों को, तो इसलिए भी। तो ये सकारात्मक प्रभाव रहे। आलोचना किन बातों पर की जाती है कि इसकी आलोचना इस बातों पर की जाती है कि जो कैदियों की रिहाई हुई वो सही से नहीं हुई, ठीक है। बहुत लोगों को छोड़ा ही नहीं गया, जबकि बोला था कि छोड़ देंगे जो राजनीतिक कैदी हैं, हिंसात्मक कार्यवाही वाले कैदियों को छोड़ करके बाकी सभी को छोड़ दिया जाएगा, लेकिन छोड़ा नहीं गया। गढ़वाली रेजिमेंट के विद्रोहियों को राहत नहीं दी गई, ठीक है। पूर्ण स्वराज की बात तो दूर, डोमिनियन स्टेटस की भी बात नहीं की गई। आपको मैंने बताया इसमें कि गांधी इरविन जो पैक्ट हुआ, इसमें अब क्या है, इसमें जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था इसमें कहीं डोमिनियन स्टेटस वगैरह की बात हुई है? कहीं कोई बात ही नहीं हुई। तो पूर्ण स्वराज की बात तो छोड़ दीजिए, इसमें कहीं कोई बात नहीं हुई। सबने अवज्ञा आंदोलन में कहीं भी ब्रिटिश सरकार ने कोई स्वीकार ही नहीं किया, ठीक है। तो ये इन सब बातों पे आलोचना भी की गई इसकी कि ये ऐसे रहा। लेकिन हाँ, हालांकि ये ये भविष्य के लिए एक अल्टीमेटम था ब्रिटिश सरकार के लिए भी कि यार नहीं, इनको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं। और इन्हीं सब इसका नतीजा था, इन्हीं सब का प्रभाव था, जिससे कि ये आगे जो भारत शासन अधिनियम 1935 लेकर आते हैं तो उसमें बहुत सारे वो परिवर्तन करते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक। तो याद रखिएगा, ये सब बता दिया मैंने, बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, बहुत सारे फैक्ट्स बताए हैं। आपको बस इतना ही करना है कि 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है, 2 बार कम से कम देख लीजिएगा। तो जितने भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं वो आपके गलत नहीं होंगे, ठीक है। कोई भी प्री या मेन से रिलेटेड टॉपिक कहीं भी आ जाए, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैंने आपको बता दिया ये पूरा चीज़, ठीक है। कुछ चीज़ें इसमें अगर रह गई हैं, कुछ जिन पर थोड़ा सा अत्यधिक चर्चा की जानी है, जैसे एक तो आपका साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या क्या चीज़ें बातें कही गई हैं वो, और नेहरू रिपोर्ट, ये दोनों एक अलग टॉपिक बनाऊंगा एक दिन, छोटा सा वीडियो रहेगा और ये पूरा कवर हो जाएगा ये आपका टॉपिक, ठीक है। उसके आगे की जो घटनाएं होंगी वो भी मैं उसमें इन्वॉल्व कर दूंगा, ठीक है। जो इसके आगे की घटनाएं होती हैं धीरे, जो 1934 के बाद वाली घटनाएं, जैसे व्यक्तिगत सत्याग्रह वगैरह, ये जो भी है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो ये बहुत मेहनत के साथ मैंने बनाया है, बहुत टाइम लगा है इसमें, तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। एक लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। और जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। आपका अपना चैनल है, आप इसको प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए। थोड़ा मौसम बदल रहा है, खांसी जुकाम ये सब चल रहा है सीज़न, तो ध्यान रखिए। बीमार पड़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा, आपका टाइम ख़राब होगा। इससे अच्छा है कि आप अपना ध्यान रखिए, थोड़ा सा सुबह उठकर योगा वगैरह कीजिए, गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी पीजिए, तो सही रहेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा आधे घंटे 1 घंटे आप दिन भर में ज़रूर दीजिए अपने आप को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।